सिलेबस अभी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। नॉलेज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो नॉलेज का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर कहीं दिया हो। डेफिनेशन तो था, कहाँ गया नॉलेज डेफिनेशन, नॉलेज ये रहा डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो रैंडम हाउस डिक्शनरी क्या बोलता है कि नॉलेज वह है कोई फैक्ट या प्रिंसिपल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ब्रांच से जो लर्निंग होती है वो हो सकता है, कोई साइट एक्सपीरियंस या रिपोर्ट हो सकता है, या कोई अवेयरनेस की कोई चीज़ हो सकती है, या कोई नोन चीज़ हो सकता है, कोई ट्रुथ या अन्य चीज़ हो सकती है। ये इन्होंने बताया, ये सब नॉलेज के अंदर आता है। उसके बाद डेनियल बेल क्या बोलता है कि नॉलेज इज़ एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ द स्टेटमेंट फैक्ट ऑफ आइडियाज़। नॉलेज क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज सेट होता है किस चीज़ का, फैक्ट आइडियाज़ का होता है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं और सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? नॉलेज क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, एक्सपैंड करता रहता है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में फाइनल चीज़ नहीं कहा जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जिनको नॉलेज मिलता है, फिर कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं जिनको विजडम होता है जैसे बुद्ध को, और उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है। नॉलेज इज़ वंस पार्ट द रिजल्ट नो लॉस। अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज दिया जाता है तो जो व्यक्ति नॉलेज दे रहा है उसका कुछ नहीं जाता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। नॉलेज बिकम एब्सोल्यूट। नॉलेज कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज का कोई यूज़ नहीं होता है, जैसे आज से 500 साल बाद इस वीडियो का कोई यूज़ नहीं होगा, हो सकता है टेक्नोलॉजी कुछ आगे बढ़ चुकी होगी। नॉलेज टाइप्स एंड स्कोप्स। नॉलेज 4 प्रकार का होता है: पर्सनल नॉलेज, पब्लिक नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज और टैसिट नॉलेज। पर्सनल नॉलेज होता है जो व्यक्ति के पास होता है। पर्सनल नॉलेज, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर दूसरे से नहीं कहा जाता है तो ये नॉलेज विलुप्त हो जाता है। पब्लिक नॉलेज होता है जो पब्लिक में नॉलेज अवेलेबल होता है और जो सबके लिए होता है, नॉलेज फॉर ऑल एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। एंड लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ पब्लिक नॉलेज। ये होता है, ये शॉर्ट में कई बार पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज। स्पिट मतलब होता है थूकना, स्पिट और एक्सप्लिसिट दोनों कुछ सेम ही प्रोनंसिएट करते हैं। तो एक्सप्लिसिट मतलब भी ऐसा नॉलेज जो थूक दिया गया हो, मतलब कह दिया गया हो, कम्युनिकेट कर दिया गया हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो ये जो सोसाइटी वाला नॉलेज है, क्या मैंने पढ़ा, पब्लिक नॉलेज जो है और एक्सप्लिसिट नॉलेज एक ही है, टैसिट नॉलेज और पर्सनल नॉलेज एक ही है। टैसिट नॉलेज की भी वही प्रॉब्लम है कि अगर इसको एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा तो लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। एक पोपर महोदय थे, कार्ल पोपर, उन्होंने बोला था 3 संसार हैं। पहला संसार है, देयर इज़ 3 वर्ल्ड्स। फर्स्ट वर्ल्ड इज़ द फिजिकल वर्ल्ड इन विच अर्थ वाइटल थ्रू द, मतलब जो अर्थ चारों ओर पृथ्वी है वो फर्स्ट वर्ल्ड है। सेकेंड वर्ल्ड इज़ ह्यूमन नॉलेज, जो मनुष्य का नॉलेज है। थर्ड वर्ल्ड, जिस नॉलेज को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है ह्यूमन के माइंड से। 3 संसार हैं, ठीक है, और ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग अनाज खाते हैं, पृथ्वी से निकलता है, अनाज खाते हैं तो ऐसा थॉट बनता है, थॉट मिलता है तो हम ऐसा बोलते हैं, और ऐसा हम बोलते हैं तो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है तो लाइब्रेरी में स्टोर होता है, फिर यूज़र को रिट्राइव करता है। ये है पूरा, क्या मतलब इसके बारे में पूरा लिखना। 3 वर्ड है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज बनता कैसे है। ये दरअसल क्या हुआ कि रंगनाथन और उनके दोस्त नील मेघन, शिष्य थे शायद, ये दोनों लोग बहुत सिर दर्द कर रहे थे। ये लोग जब कॉलन क्लासिफिकेशन बना रहे थे तो उन्हें समझ में आया कि हम लोगों को नॉलेज कैसे फॉर्मेशन करना है, ये सबको बताना है और इंग्लिश वाले बच्चों को परेशान करना है। तो इन्होंने 2 मोड्स दिए, रंगनाथन के मोड और नील मेघन। इन दोनों के मोड्स जो हैं लगभग सिमिलर हैं। तो रंगनाथन ने बताया कि नॉलेज कैसे फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहला इन्होंने बताया डिसेक्शन। डिसेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना, कई चीज़ों में बांट देना, कटिंग। जैसे होता है बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, ये एक ही चीज़ था बट इन्होंने बांट दिया, उसको बोलते हैं डिसेक्शन, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होती है लेमिनेशन। नॉलेज को कैसे फॉर्म किया जाता है वो लोग बता रहे हैं कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को बांट देना, काट देना, इस तरह से। फिर उसके बाद लेमिनेशन में क्या होता है कि बीच में कागज़ होता है, ऊपर नीचे पन्नी होता है। तो ऐसे सैंडविच में भी होता है, ऊपर नीचे ब्रेड होता है, बीच में जो भी डाला जाए। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं, जैसे
जब हम एक नया सब्जेक्ट बनाने होते हैं तो दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ करके एक नई सब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लेमिनेशन। जैसे एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न्स। डेनडेशन, डेनडेंस में से क्या होता है कि जब भी आपने आइसक्रीम खाया होगा चम्मच से लेकर के, तो एकदम चम्मच से काटा होगा आपने एकदम अच्छे से ऊपर से, तो स्कूप कर दिया होगा, इसको बोलते हैं डेनडेशन। डेनडेशन में क्या हुआ कि नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसको निकाल लेना, एकदम शानदार चीज़ निकाल लेना, उसको बोलते हैं डेनडेशन। जैसे फिलॉसफी में से लॉजिक निकाल लिया गया, लॉजिक में से भी सिंबॉलिक लॉजिक निकाल लिया गया स्कूप करके। नॉलेज असेंबलेज क्या होता है? असेंबल मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ लेना। कार की फैक्ट्री में टायर कहीं और बनता है, इंजन कहीं और बनता है, एक जगह पे सब इंजन और टायर इकट्ठा करते हैं और सब जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं असेंबलेज। सुपर इम्पोजिशन इज द कनेक्टिंग टूगेदर मोर आइसोलेट आइडियाज़ बिलोंगिंग टू द सेम यूनिवर्स। एक ही यूनिवर्स से रिलेटेड किसी भी आइडियाज़ को इकट्ठा कर देना, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। एक दूसरे इम्पोजिशन मतलब चढ़ जाना, ये मतलब एक दूसरे को कलेक्ट कर देना, इकट्ठा कर देना, साथ कर देना। जैसे सोशोलॉजी ऑफ द पुअर, रूरल पुअर। नील मेगन भी सेम चीज़ बताते हैं, बट खुद को अलग करना होता है रंगनाथन से, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम थोड़ा सा अलग करेंगे, सेम ही चीज़ लिख देते तो क्या दिक्कत है। ये जी इनका जो फिज़न है ये डिसेक्शन ही होता है, मतलब फिज़न मतलब होता है कई पार्ट्स में तोड़ देना, तो ये डिसेक्शन ही है यार। डिस्टिलेशन, ये नया शब्द इन्होंने प्रयोग किया, डिस्टिलेशन ऑफ काइंड 1, डिस्टिलेशन ऑफ काइंड 2। डिस्टिलेशन क्या होता है? सब्जेक्ट इज विच गेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर और कॉमन ऑब्जर्वेशन। किसी कॉमन ऑब्जर्वेशन के आधार पे, एक्सपेरिमेंट के आधार पे एक सब्जेक्ट बनाना, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट से, ढेर सारे सब्जेक्ट से। और डिस्टिलेशन ऑफ 2 में क्या है कि जो स्कॉलर्स हैं वो और डीप में जा कर के, डिस्टिलेशन में डीप में नहीं जाते हैं, ये उथले वो स्विमिंग पूल से ही सारी चीज़ निकाल लेते हैं, लेकिन जब इन्हें डिस्टिलेशन 2 में जाते हैं तो मैरियाना ट्रंच में जाते हैं, मतलब गहराई में जाते हैं, विषय में इतना घुस जाते हैं कि उनको मेडिसिन लेना पड़ता है। फ्यूज़न में क्या होता है? दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देना, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोकेमिकल। क्लस्टर्स क्या होता है? अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, उसमें जो डंडी होती है उससे ढेर सारे अंगूर जुड़े होते हैं, ऐसे ही एक गुच्छा होता है उससे ढेर सारे सब्जेक्ट जब जुड़े होते हैं तो उसको क्लस्टर्स बोलते हैं। जैसे स्टडीज़ इन सिनोलॉजी, तो इसमें ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी एकाएक। एग्लोमरेशन ऑफ काइंड, जब कुछ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है और या अलग किया जाता है, उससे रिलेटेड ये है। एग्लोमरेशन 2 में भी है कॉम्प्रहेंस, जब कई सब्जेक्ट्स को एक साथ कॉम्प्रहेंस करके पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन 2। तो ये कॉलन को फिर क्लासिफिकेशन में यूज़ करने के लिए इन लोगों ने यूज़ किया था और फिर हम लोगों का दिमाग ख़राब किया था। अगला एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 81 नंबर पेज पे आ जाओ भाई, 81 पे, या जो भी दोस्त बहन 81 नंबर पेज पे जब आप आओगे तो यहाँ पे सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है, इसका हम लोग क्या उसको बोलते हैं डेफिनेशन। द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी विच स्टडीज़ द रिलेशन बिटवीन थॉट एंड सोसाइटी। ये तो सबको पता है, थॉट एंड सोसाइटी के बीच में जो स्टडी होती है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ सोशल एंड एग्जिस्टेंशियल कंडीशंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का सोशल और एग्जिस्टेंशियल कंडीशन, दोनों चीज़ इसमें नॉलेज को जब हम लोग सोसाइटी में जोड़ देते हैं तो वही होता है सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज कई बार पूछा जा चुका होता है। सोशोलॉजी ऑफ साइंस भी होता है। साइंस क्या होता है? साइंस किसी विषय के क्रमबद्ध और सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को साइंस बोलते हैं। तो साइंस में क्या होता है कि नेचर साइंटिस्ट, इसमें ढेर सारे आइडियाज़ वगैरह होते हैं। अब इसमें हम लोगों को सोशल साइंस हम लोगों को पढ़ना है, तो सोसाइटी में कौन कौन से साइंस यूज होते हैं, अब देखो वो सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है, उसमें हमको बताना होता है। और उसके बाद जो आइडियाज़ होते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे साइंटिफिक आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ की जाती है, साइंटिफिक यूज़ क्या है, मोटिवेशन कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। सोशोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन, इन्वायरमेंट इसका किस तरह से होता है, फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं साइंस डेवलपमेंट के लिए, मोटिवेशन कहाँ से आता है, अवार्ड किसको दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि इस तरह से साइंस का डेवलपमेंट होता है सोशोलॉजी के क्षेत्र में। और उसके बाद साइंस इन द लिटरेचर आ जाता है। साइंस इन द लिटरेचर किस तरह से, सोशोलॉजी ऑफ द लिटरेचर, 1 मिनट मैं थोड़ा सा रुआबजा पी लूँ। इससे 2 फ़ायदा हुआ, गले को आराम और एनर्जी। सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर
इसमें क्या है कि एक अनदर सबसेट है लिटरेचर वाला, और इसमें लिटरेचर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, पोएट्री, ड्रामा, नोवेल, हर चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो बना कर लिख देना। लिटरेचर एंड मास कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिटरेचर के। सोशोलॉजी ऑफ द रीडिंग, अगर कोई रीडिंग ही नहीं करेगा तो नॉलेज कैसे फैलेगा। आप रीडिंग के बारे में इतना कुछ जानते हो, बना कर लिख देना। नॉलेज यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है उसका यूटिलाइज़ कहाँ पे होता है। तो सोशो डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, R&D, इन सब जगहों पे नॉलेज का यूटिलाइजेशन होता है। ICT का इम्पैक्ट क्या है नॉलेज में, तो उसने हमारा पूरा क्रांति कर डाला। और अभी देखो यूट्यूब पे ये सब वीडियोस अवेलेबल हैं इतने ढेर सारे, गूगल पे कितनी ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ICT ने पूरा क्रांति कर डाला। तो फिर यही इतना चीज़ था इस नॉलेज वाले चैप्टर में। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन वाला। तब तक बाय।